नमस्कार। आप सबका हृदय से आभार। बहुत शॉर्ट नोटिस आपको दिया था और आप सब आज की इस मीटिंग में सम्मिलित हुए हैं। आज बिहार, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, पंजाब और तेलंगाना यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों से हमने अभी जो मौजूदा कोविड की परिस्थिति है और विशेषकर आपके स्टेट्स में उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। मेरी जानकारी में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, उत्तराखंड और तेलंगाना में तो स्वयं मुख्यमंत्री ही अभी स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, वो भी मुझे बताया गया कि कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उड़ीसा और पंजाब के भी स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोग अपने साथियों के साथ आज यहाँ बैठक में उपस्थित हैं। यहाँ मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी भी जुड़े हैं और दो वरिष्ठ अधिकारी भी मेरे साथ यहाँ फिजिकली जुड़े हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी। आज की इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन डॉक्टर सुजीत सिंह जी की तरफ से, जो हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा होगा, जो 8 स्टेट्स के अंदर जो आज की विशेष परिस्थितियां हैं, जो आज कोविड की स्थिति है, उसमें जिन जिन बातों पर हम भारत सरकार की ओर से विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और जिस प्रकार से हम सब लोग 1.25 साल से मिलकर कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उसी प्रकार से कैसे अभी जो कोविड के केसेस में देश भर में पिछले समय में सर्ज आया है, इसको किस प्रकार से हम और बेहतर ढंग से काबू कर सकते हैं, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। और एक प्रेजेंटेशन बहुत ही संक्षिप्त वंदना गुररानी जी, जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से भी होगा, जो कि वैक्सीन की अभी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले जो कुछ हफ्ते बीते हैं, इसमें विशेष रूप से सारे देश में अचानक तेज़ी से केसेस के संख्या में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, बहुत बढ़ोतरी हुई है और उसके कारण अचानक सारे देश में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर अनेक प्रकार के दबाव पड़े हैं। लेकिन मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि हर प्रकार के दबाव के बावजूद भी आप सब ने बहुत संयम से, धैर्य से और पूरे करेज और डिटर्मिनेशन के साथ जनता के हित में कोविड के खिलाफ लड़ाई को जितनी तेज़ी से कोविड ने प्रहार करने का कोशिश किया, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आप सब ने मिलकर कोविड के खिलाफ जंग को तेज़ करने का प्रयास किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 3,48,421 कोविड के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हम सब के लिए ये
भी संतोष की बात है कि 3,55,338 केसेस, जो कि होने वाले केसेस से संख्या ज़्यादा है, इतने रिकवर होकर सकुशल घर भी लौटे हैं। इस पेस को बराबर हमें मेंटेन करना है ताकि धीरे धीरे हमारे जो एक्टिव केसेस की संख्या वो हर रोज़ पिछले दिन से कम होती जाए। मैं सबसे पहले आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि कोविड के खिलाफ जंग में जहाँ एक तरफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और पिछले 1-1.25 साल से जो हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटिंग इस स्ट्रैटेजी को जिस प्रकार से अपना रहे हैं, उसको मेंटेन करते हुए, उसको सुदृढ़ करते हुए, उसको बिना भूले, और जो इसके साथ साथ हम लोग कंटेनमेंट की, माइक्रो कंटेनमेंट की, जोन्स बनाने की स्ट्रैटेजी पे काम करते थे, वो सब तो हमने मेंटेन रखा ही है। लेकिन इसके साथ साथ जो कोविड के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आयाम इस लड़ाई के अंदर जोड़ा गया, वो 16 जनवरी को जोड़ा गया। देश के वैज्ञानिकों की सहायता से, उनके अथक प्रयासों से बहुत ही थोड़े से समय के अंदर देश में 2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग, फिर 45 और 59 साल के बीच के अस्वस्थ यानी दूसरी बीमारियों के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग तकलीफ़ में थे उनको, और फिर बाद में सभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। 1 मई तक, 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली और देश भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती थी उनके सारे प्रोडक्शन को भारत सरकार ने अपने खर्चे से उसको खरीदकर दोनों कंपनियों से सारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि 1 मई से, जैसा कि सभी देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी समाज में अनेक वर्ग के लोगों का ये सुझाव था और मांग थी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 18 साल से लेकर और 44 साल के यंग लोगों को भी जोड़ा जाए, तो 1 मई से वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और फिर उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से सारे तरफ से सुझाव आते थे उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और सारी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खरीदकर
और स्टेट्स के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे देश के 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी और की जा रही है। और इसी के साथ साथ 18 साल से 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए स्टेट्स को बची हुई 50% प्रोडक्शन का आधा स्टेट गवर्नमेंट्स को और आधा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आपको ये जानकर संतोष होगा कि आज तक देश में 17,52,35,991 डोजेज आज सुबह तक देशवासियों को दी जा चुकी थी और पिछले 24 घंटे में भी 24,46,674 लोगों को ये डोजेज दी गई। मैं कुछ आंकड़े इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि उसके बीच में से आपके लिए एक महत्व का विषय है जिसको हम आग्रह पूर्वक बार बार कह रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स की जो प्रक्रिया 16 जनवरी को प्रारंभ हुई थी, उस कैटेगरी में अब तक 95,82,449 हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज और 65,39,376 लोगों को सेकंड डोज। तो ये फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच का आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये लगभग 30 लाख के करीब है। इसी तरीके से फील्ड लेवल वर्कर्स में फर्स्ट डोज 1,41,49,634 लोगों को और सेकंड डोज 79,52,537 लोगों को। इस कैटेगरी में भी फील्ड लेवल वर्कर्स की आप देखेंगे कि लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डोज ले चुके हैं लेकिन उनको सेकंड डोज नहीं मिली है। 45 साल से लेकर और 59 साल के बीच की आयु के लोगों को 5,58,83,416 लोगों को फर्स्ट डोज मिली है, जबकि सेकंड डोज अभी तक 78,36,168 लोगों को मिली है। ये भी काफ़ी बड़ा, लगभग 4-5 करोड़, 5 करोड़ के लगभग का फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का फासला है। और इसी तरह से 60 साल से ऊपर के देश में 5,39,59,772 लोगों को फर्स्ट डोज मिला है और दूसरा डोज 60 साल से ऊपर के 1,62,88,176 लोगों को मिला है। इसमें भी आप देखेंगे कि एक फासला है काफ़ी सिग्निफिकेंट फर्स्ट डोज और सेकंड डोज को प्राप्त करने वाले लोगों के बीच में। और अभी जो 1 मई से प्रक्रिया प्रारंभ हुई है उसमें भी ये संतोष की बात है कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर 18 साल से 44 साल के लोगों का वैक्सीन की उपलब्धता के अनुरूप उसको कई स्टेट्स ने शुरू किया है और 30,44,463 इस एज ग्रुप के लोगों को आज तक जो है ये वैक्सीनेशन मिल गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये 17 करोड़ से ऊपर डोजेस देने की जो प्रक्रिया है भारत में, ये आज भी वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में दुनिया की ये फास्टेस्ट जो है प्रक्रिया है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बाद शायद हमारा जो डोजेस हमने दिए हैं ये तीसरे नंबर पर हाईएस्ट नंबर ऑफ डोजेस हैं। और मैं इसके लिए
विशेष रूप से सभी स्टेट्स को और हमारे वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों को और उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब कुछ आपकी सपोर्ट, आपके कोलैबोरेशन, आपके उत्साह और आपके द्वारा किए गए प्रयासों का ही सुपरिणाम है। अभी आपसे हमारा जो विशेष निवेदन है आज वैक्सीनेशन के संदर्भ में, आपने अभी आंकड़ों को भी समझा है और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए 50% जो देश में प्रोडक्शन है वो भारत सरकार देशवासियों के लिए आपके माध्यम से उपलब्ध करा रही है। तो हम सबसे पहले जिनको सेकंड डोज की ज़रूरत है उसको प्रायोरिटाइज करें हर कीमत पर। हमें बहुत सारी ऐसी स्टेट्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं कि हम जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन की डोजेस दी जा रही हैं उनको 18 साल से 44 साल के बीच में यूज़ कर लें। भारत सरकार का ये स्पष्ट रूप से मानना है कि यह शायद एकदम अनुचित होगा, क्योंकि हमें यह सुनिश्चित करना है कि जिसको एक डोज मिली है उसको दूसरी डोज ज़रूर मिल जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश में जो है वो उस सुरक्षा के पैरामीटर्स को सफलतापूर्वक हासिल कर लें और जिनको पहली डोज मिली है उनके लिए वैक्सीनेशन अधूरा ना रह जाए। और इसी संदर्भ में मुझे आपको यह भी कहना है कि 15 दिन पहले लगभग हमारा जो मंत्रालय है वो सभी स्टेट्स को, जैसे 30 अप्रैल को हमने सारे स्टेट्स को बता दिया कि हम 1 मई और 15 मई के बीच में आपको कितनी डोजेज़ कब कब किस प्रकार से प्रदान करेंगे, और इसी प्रकार से 14 मई को हम दोबारा से आपको ये जानकारी दे देंगे कि 15 मई से लेकर और 31 मई के बीच में हम आपके लिए डोजेज़ कब उपलब्ध कराएंगे, कब आपको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी। और इसी के साथ साथ जो भारत सरकार की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो डोजेज़ हम देश भर के अंदर निःशुल्क देश के लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, उसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रक्रिया है जिसमें कि स्टेट्स खुद 18 साल से 44 साल के लिए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए डायरेक्ट कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध करा रही हैं, उसकी भी डिटेल्स हम लोगों ने इनफॉर्मली कंपनियों को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी जो है उपलब्ध करा दी हैं। इसलिए हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको एडवांस में सारी जो देश में वैक्सीन्स की जो प्रोडक्शन है, जो कि अभी लगभग मई के महीने में संभावना है कि ये 8 करोड़ के करीब होगी और जून के महीने में ये लगभग 9 करोड़ होगी, और इसी प्रोडक्शन को साथ में रैंप अप करने के लिए भी भारत सरकार कंपनियों को जहां एक तरफ सहयोग कर रही है, दूसरी तरफ आप जानते हैं कि जो विदेशों में वैक्सीन्स बन रही हैं, जिनको अमेरिका में FDA ने अप्रूवल दिया, यूरोपियन यूनियन ने अप्रूवल दिया, WHO ने अप्रूवल दिया, उन वैक्सीन्स को भी भारत सरकार ने, चाहे वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स अपने देश में वैक्सीन्स को बनाए, चाहे भारत में आकर वैक्सीन्स को बनाए, उनको भी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे दिया गया है। अर्थात वैक्सीन का प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए, देश में अधिक से अधिक वैक्सीन्स उपलब्ध कराने के लिए विद इन द कंट्री ऑल्सो और फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, भारत सरकार सब प्रकार के प्रयास कर रही है। लेकिन जितनी वैक्सीन एट ए पर्टिकुलर टाइम इन ए पर्टिकुलर मंथ अवेलेबल है उसकी एक लिमिट है, और उस लिमिट को ध्यान में रखते हुए उसको सिस्टमैटिकली साइंटिफिकली डिवाइड करके वो सारी जानकारियाँ भी आपके साथ शेयर की जाती हैं, और आपको हर समय आपको भी पता होता है, हमें भी पता होता है कि आपके पास कितनी वैक्सीन अवेलेबल है और कितनी हमारी तरफ से आपके पास पाइपलाइन में है।
इसलिए मेरा विशेष रूप से ये आप सबसे ये अनुरोध है कि इस बात की गहराई और गंभीरता को समझते हुए हम कोई भी अनरियलिस्टिक इम्प्रैक्टिकल जो है एक्सपेक्टेशंस जो है वो ना तो स्वयं हम पैदा करने का प्रयास करें, और जो वैक्सीन्स है उनका जितना भी रेशनल और जुडिशियस यूज़ किस प्रकार से हो सकता है बिना किसी प्रकार की वेस्टेज के, इसको हम लोग जो है सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तेज़ी के साथ इस सारे काम के अंदर हम सब लोग मिलकर चारों तरफ से जुटे हैं, निश्चित रूप से हमारा आने वाले समय में वैक्सीन्स के माध्यम से भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई के अंदर हमें एक बड़ी सफलता मिलेगी। इसके बारे में हमें किसी भी प्रकार का मन में संकोच और किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। कम से कम मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जो बात पहले ही दिन से बार बार आग्रहपूर्वक कही जाती है कि हमारी टेस्टिंग जो है वो जो कैपेसिटी है वो किसी भी प्रकार से, कैपेसिटी तो हमने विकसित करी है लेकिन साथ साथ टेस्टिंग भी हमको करते रहना है। तो सभी स्टेट्स को फिर से आग्रहपूर्वक मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज 25 लाख तक हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी देश की हमने विकसित कर ली है, और आज सुबह तक 31,32,98,869 टेस्ट हमने सबने मिलकर किए सारे देश में। और पिछले 24 घंटे की अगर मैं आपसे बात करूं तो उस देश में जब पिछले साल हम लोग कुछ हज़ार टेस्ट की बात करते थे सारे देश के अंदर मिलाकर, तो पिछले 24 घंटे में हमने 19,83,804 टेस्ट किए हैं। और एक लेबॉर्ट्री से यात्रा हमारी 2,0527 लेबॉर्ट्रीज़ 2,527 लेबॉर्ट्रीज़ तक हमारी यात्रा पहुंच गई है। हमने प्रयास किया है कि पिछले साल भर आपको जिस भी प्रकार की आवश्यकता हुई, धन की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, पीपीई किट्स की, N95 मास्क्स की, वेंटिलेटर्स की, ड्रग्स की, और अब पिछले समय के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की, ये सारी चीज़ें लगातार आपको हम उपलब्ध कराते रहे हैं और आज भी करा रहे हैं। 422.79 लाख N95 मास्क, 176.91 लाख पीपीई किट्स, 43,979 वेंटिलेटर्स, और पिछले समय में 38 लाख से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन्स ये भारत सरकार के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट्स को उपलब्ध कराए गए हैं, और ये लगातार हम लोग कराते रहेंगे। आपकी हर तकलीफ़ और हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम आपके साथ हैं। निवेदन केवल इतना है कि जो भी चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है उनका भरपूर इस्तेमाल करिए। ये इंश्योर करिए कि उनका इस समय जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें सही स्थानों पर वो पहुंच जाएं और उनका इस्तेमाल हो जाए। मैं ये समझता हूं कि निश्चित रूप से आप सबके प्रयासों से हम जो हमारी लड़ाई है इसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। 2-3 बातें ज़रूर और ऐड करना चाहता हूं, विशेषकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उड़ीसा के बारे में, कि पिछले 14 दिन में हमारे यहाँ पर करीब 2.5 गुना राइज पर डे ये देखा गया है, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले समय में भी हमारे लिए फ्यूचर में और ज़्यादा सर्ज होने की दृष्टि से। इसलिए इस पर विशेष रूप से आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। पंजाब में पहले यूके वेरिएंट ज़्यादा प्रभावी था पिछले समय में जब लास्ट टाइम मीटिंग की थी, लेकिन ऑफ लेट
फिर से जो है हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पॉजिटिविटी 14% तक पहुंच गई है और यूके वेरिएंट के अलावा दूसरे जो नॉर्मल सर्ज के कारण है वो भी सब हमारे को नज़र आ रहे हैं। और साथ में जो हमारा फैटालिटी रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा है, 2.4%, जो कि सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंट्री के फैटालिटी रेट से। पंजाब में, हरियाणा में और चंडीगढ़ में तीनों स्थानों पर करीब 1.5 गुना सर्ज है। बिहार में भी हमें नज़र आ रहा है कि अपवर्ड ट्रेंड है, 3.2% पॉजिटिविटी से 12% तक पॉजिटिविटी हो गई है। झारखंड में यद्यपि डाउनवर्ड ट्रेंड है लेकिन साथ साथ दिखाई देता है कि रूरल इन्वॉल्वमेंट भी थोड़ा बढ़ रहा है। और इसी प्रकार से हरियाणा में भी जहां 8.5% पॉजिटिविटी थी वो अब 21% के आसपास पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में शायद आज जिन स्टेट्स में हम मीटिंग कर रहे हैं, 8 स्टेट्स, और मैं कहूँ शायद देश में भी अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत तेज़ी से राइजिंग ट्रेंड है, बहुत फास्ट केसेस बढ़ रहे हैं और ख़ासकर कश्मीर प्रॉपर में भी और जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में भी। और इसमें कई सारे म्यूटेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। तेलंगाना की स्थिति निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर दिखती है, डाउनवर्ड ट्रेंड दिखता है। हैदराबाद और मेंढक को छोड़कर जहां थोड़ा सा मोर्टालिटी रेट स्लाइटली ज़्यादा है, उनका नॉर्मल मोर्टालिटी रेट पूरे तेलंगाना में 0.5 है लेकिन वहां पर 1.2 दिखता है। उड़ीसा में ऐसा लगता है कि थोड़ा पहले बेटर कंट्रोल था लेकिन 5 डिस्ट्रिक्ट्स अभी जो है विशेष रूप से राइज दिखा रहे हैं और पिछले 28 दिनों में 4% से वहाँ पर 20% तक की पॉजिटिविटी हुई है। मीटिंग का सिर्फ लक्ष्य यही है कि हम सब मिलकर एक दूसरे के बात को सुनकर समझकर एक दूसरे की कुछ गुड प्रैक्टिसेस हैं, कुछ गुड अनुभव हैं अच्छे, उनको अपने संज्ञान में लेकर और अपने अपने स्टेट्स में हम किस प्रकार से उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, तो शायद हमें लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ने में सफलता मिलेगी। मैंने थोड़ा समय ज़्यादा लिया लेकिन मुझे लगा कि कुछ विषय ये महत्वपूर्ण है जिनको अंडरलाइन करके मैं आपके सामने रखना चाहता था।